तो कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप यू डूइंग वेल। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों जो ये आज का वीडियो है वो रिलेटेड होगा हमारा एलटी जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल 21 अप्रैल के अंदर। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि उसकी डेट आ चुकी है। टेंटेटिव डेट है हालांकि, लेकिन फिर भी होपफुली जो है वो उस टाइम पर एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेक्चरर है उसके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स हैं वो मैंने सारे के सारे तैयार कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए आज जो है हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एलटी के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, और वो होगा इंटेलिजेंस या बुद्धि। ओके, तो काफ़ी सारे जो है चीज़ें आपको इसमें नई जानने को मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि बुद्धि बुद्धि या इंटेलिजेंस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि जो शब्द है उसका प्रयोग सामान्यतः जो है वो प्रतिभा, ज्ञान, समझ आदि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं के समाधान करने वो उद्देश्यों को प्राप्त करने के सक्षम बनाती है। यानी कि मेनली क्या है, जो इंटेलिजेंस होती है हमारी वो उसको उसकी जब बात आती है तो उस वो डिपेंड करता है कि हम जो समस्याएं हैं उनका किस तरीके से जो है समाधान निकाल पाते हैं, और अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं उसमें किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, वो हमारी क्या है बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए तो विभिन्न जो हमारे पद होते हैं, विभिन्न जो बड़े बड़े पद होते हैं या कुछ भी आपकी योग्यता होती है, उसके लिए पहले क्या किया जाता है, इंटेलिजेंस का टेस्ट किया जाता है, ताकि उन परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाया जा सके कि वो उन जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के योग्य है भी या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके इसमें अलग अलग प्रकार के मत हैं। तो मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक फिक्स कोई इसकी परिभाषा है, सब ने अलग अलग प्रकार की परिभाषा दी है। लेकिन मेनली जो है हम मानते हैं कि जो बुद्धि होती है उसके तीन पक्ष होते हैं। एक होता है कार्यात्मक, दूसरा होता है संरचनात्मक, और तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। ओके, अब हम बात करते हैं एक डेफिनेशन की जो है दी है एल.एम. टर्मन ने। तो टर्मन जो है उन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है वो अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचारों का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे सामने उपस्थित नहीं है, जो हमारे आगे साक्षात रूप से नहीं है, उन विचारों के बारे में जो हमारी सोचने की क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने कोई समस्या जब रखी जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, सोचते हैं और उसके बारे में जो है हल निकालते हैं कि इसका इसका इसमें ये चीज़ें हैं दी हुई हैं तो इसका मतलब ये है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अमूर्त रूप से जो है उसको हल कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, एक इंटेलिजेंस है। ठीक है, उसके अलावा थॉर्नडाइक जो है उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी है। जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कहा कि जो सत्य तथा तथ्य है उसके दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है ना। उसके अलावा जो रायबर्न थे हमारे एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो है क्षमता देती है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने बुद्धि के संबंध में अलग अलग सिद्धांत अपने दिए हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आज बुद्धि के जो है सिद्धांतों को पढ़ते हैं कि जो कौन कौन सी इसकी थ्योरीज दी गई हैं। ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे एक कारक सिद्धांत यानी कि एक सिंगल फैक्टर थ्योरी। तो ये सिद्धांत जो है इसके जो प्रतिपादक हैं ये कौन है, विनय। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है कि इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हैं विनय। और जो विनय हैं तो विनय जो है उस उनके काम को जो है आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो जाता है टर्मन, स्टर्नन आदि जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको इसका श्रेय जाता है। तो इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने क्या कहा, इस सिद्धांत के अंदर जो है उन्होंने क्या कहा है कि जो बुद्धि है वो एक सिंगल कारक के रूप में होती है, एक सिंगल फैक्टर होती है। और बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने बुद्धि का वर्णन किया है, बुद्धि को परिभाषित किया है कि जो समस्त व्यक्ति के कार्य होते हैं उसको संचालित करने के लिए जो है वो बुद्धि के अंदर एक सिंगल कारक, एक सिंगल शक्ति होती है और अलग अलग कार्यों के अंदर हम उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थी सिंगल फैक्टर थ्योरी जो कि दी गई है विनय के द्वारा। चलते हैं आगे।
आगे जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है दोस्तों वो है हमारा द्विकारक सिद्धांत, जिसको कहते हैं हम बाय टू फैक्टर थ्योरी, सॉरी। ठीक है, तो टू फैक्टर जो थ्योरी है उस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं स्पीयरमैन। ठीक है, तो इनका जो नाम है वो आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि दो कारक सिद्धांत जो है बुद्धि का वो किसने दिया है, तो वो उसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। उनके अनुसार जो है वो बुद्धि है उसमें दो कारक होते हैं। कौन से दो कारक होते हैं? और दो प्रकार की जो है वो मानसिक योग्यता की व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले उन्होंने जो पहला कारक बताया वो बताया कि जनरल कारक, पहली मानसिकता जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, जिसको उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, जी फैक्टर। ठीक है ना, और दूसरा उन्होंने बताया विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिसको उन्होंने कहा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या आपका एस फैक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने बुद्धि की जो है वो दो कारकों के बारे में बताया। ये आपको याद रखना है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इस प्रकार से जो है वो दो अलग अलग टाइप के फैक्टर होते हैं। और जब हम सामान्य जो काम होते हैं उसमें हम सामान्य रूप से जो काम करते हैं वो उसके लिए हम जनरल फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रतिभाएं पाई जाती हैं तो उसका मतलब होता है कि उतने प्रकार के कामों के लिए उसके अंदर उतनी प्रकार के एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्पीयरमैन का मानना था कि एक व्यक्ति में जो सामान्य योग्यता है वो जितनी अधिक पाई जाती है वो उतना ही अधिक क्या होगा, बुद्धिमान होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि उन्होंने कहा जी सामान्य योग्यता जो जिस इंसान के अंदर जितनी अधिक होगी वो उतना इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, सारे प्रकार के जितने भी सामान्य काम होते हैं उनको करने में सक्षम होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। अब ये क्या है, जो मल्टी फैक्टर थ्योरी या बहुकारक सिद्धांत है उसके समर्थक हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, तो थॉर्नडाइक जो है वो आपको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उन वहाँ पर जो है थॉर्नडाइक जो है उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि ये जो मनोविज्ञान के जन्मदाता भी एक तरह से इनको कहा जाता है। तो इन्होंने जो है वो अपने सिद्धांत में क्या कहा, इनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है वो कई तत्वों का एक समूह होती है। ठीक है, उसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे तत्व होते हैं और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता उसके अंदर निहित होती है। और अतः बुद्धि सामान्य बुद्धि नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, बल्कि कई स्वतंत्र जो विशिष्ट योग्यताएं मनुष्य के अंदर होती हैं जो विभिन्न कार्यों का संपादन करती हैं। यानी कि अलग अलग कामों के लिए व्यक्ति जो है वो अलग अलग प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल करता है। इन्होंने बहुकारक सिद्धांत में एक से ज़्यादा प्रकार फैक्टरों की बात की थी, और सामान्य जो बुद्धि है उस प्रकार की कोई बुद्धि नहीं होती है, इस प्रकार की इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उसके और जो इन्होंने बुद्धि की जो तीन प्रकार की बुद्धि बताई वो कौन कौन सी थी आगे देखते हैं। जो तो थॉर्नडाइक थे उन्होंने तीन प्रकार की जो बुद्धि है उसके बारे में बताया। तो ये कौन कौन सी है, पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरी है सामाजिक बुद्धि और तीसरा है यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, तो अमूर्त का मतलब जो हमारे सामने नहीं है उन चीज़ों के बारे में सोचने की बुद्धि। दूसरी होती है सामाजिक बुद्धि, यानी कि समाज में किस प्रकार से इंटरेक्शन करना है उस चीज़ की बुद्धि। और तीसरी होती है यांत्रिक बुद्धि या मैकेनिकल इंटेलिजेंस, कि जो हम या मैकेनिकल चीज़ों के बारे में जो है समझ अपनी विकसित कर लेते हैं तो वो हमारी मैकेनिकल बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से जो थॉर्नडाइक है उन्होंने तीन प्रकार की हमारे इंटेलिजेंस की बात की थी दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा जो है उन्होंने चार स्वतंत्र प्रतिमान भी दिए थे। प्रतिमान का मतलब होता है एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो चार जो है इन्होंने क्या दिए थे, एस्पेक्ट्स दिए थे। कौन कौन से एस्पेक्ट हैं पहले देखते हैं हम। सबसे पहले इन्होंने बात की थी स्तर या लेवल की। तो स्तर क्या होता है, किसी विशिष्ट कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति उसके अंदर किस लेवल का जो है वो हार्ड जो है काम या किस लेवल का हार्ड क्वेश्चंस किया जा सकता है या हार्ड समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, वो उसका लेवल हुआ। सेकंड है हमारे पास परास या रेंज, कार्य की उस विविधता से जो स्तर पर इसमें क्या है कि इसका मतलब है कार्य की उस विविधता से है जो किसी स्तर पर व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। यानी कि किस रेंज तक, किस सीमा तक जो है वो किसी समस्या का समाधान कर सकता है ना। क्योंकि कोई भी समस्या है उसका एकदम से पूर्ण समाधान निकालना एकदम किसी की बस की बात नहीं होती है, लेकिन किस हद तक जो है कोई व्यक्ति किसी चीज़ समस्या का समाधान दे सकता है और वो कितना पॉजिटिव है वो उसकी क्या कहलाएगी, परास या रेंज कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया या क्षेत्र। तो क्षेत्र से अभिप्राय है क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से जिनका हम समाधान कर सकते हैं। यानी कि एक बारी में वो कितने ज़्यादा एरिया में वो कवर कर सकता है, वो कितने ज़्यादा क्षेत्रों को एक साथ जो है वो कवर कर सकता है या उनका समाधान दे सकता है।
और चौथी हमारे पास जो है वो होती है गति या स्पीड। तो ये तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वो सीधे से कि कितने तेजी से वो काम को कर सकता है या कितनी तेजी से समस्या का समाधान कर सकता है। तो इस प्रकार से ये 4 एस्पेक्ट्स जो हैं वो थॉर्नडाइक ने जो है दिए हैं। तो आपको ये याद रखना है, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि 4 एस्पेक्ट कौन कौन से थे, या हो सकता है ये ऑप्शन के अंदर 4 में से एक गायब करके दे दे। तो आप लोगों को ये चारों नाम याद होने जरूरी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो प्रतिदर्श का सिद्धांत क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको इतना पता होना जरूरी है कि ये जो सिद्धांत है ये थॉमसन ने प्रतिपादित किया था। और उन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंदर जो द्विकारक सिद्धांत है, यानी कि जो आपका सामान्य फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, जिसमें द्विकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया था, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा कि द्विकारक सिद्धांत जैसा कुछ भी नहीं है। थॉमसन ने इस बात का तर्क किया कि व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार है वो अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। यानी कि कुछ कुछ जो है उन्होंने थॉर्नडाइक की ही जो बातों का समर्थन अपने सिद्धांत के अंतर्गत किया था। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि जो ये व्यवहार है वो अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, लेकिन जो स्वतंत्र योग्यताएं हैं उनका भी क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि जो बुद्धि है वो कई स्वतंत्र हमारे जो तत्व हैं उनसे मिलकर बनी होती है, और कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनमें से कुछ तत्व जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और यह भी हो सकता है कि 2 या अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के जो तत्व हैं वो दिखाई दें, तब उनमें एक जो है वो सामान्य तत्व की विद्यमानता होगी, यानी कि एक जो है वो सामान्य तत्व होगा। और यह भी संभव है कि अन्य जो परीक्षाएं हैं उनमें विभिन्न तत्व दिखाई दें, तब उसमें कोई भी सामान्य तत्व नहीं होगा, और प्रत्येक तत्व अपने आप में क्या होगा, विशिष्ट होगा। यानी कुल मिला के इन्होंने सामान्य तत्व जो है उसकी बात को नकार दिया प्रतिदर्श सिद्धांत के अंदर। तो आपको इनका नाम याद रखना है, थॉम्पसन। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास समूह तत्व सिद्धांत। तो समूह तत्व यानी कि ग्रुप एलिमेंट्स, इसमें क्या बताया इन्होंने ग्रुप एलिमेंट थ्योरी में। तो स्पीयरमैन के जो सिद्धांत के विरुद्ध में जो थॉम्पसन है उन्होंने अगेन जो है ये एक थ्योरी दी, जिसको हम क्या कहते हैं, समूह तत्व सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम याद रखना है आपका, थॉम्पसन। ठीक है। तो इनका मानना था कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें एक प्रमुख होता है। यानी कि बहुत सारे जो हैं वो आपके तत्व होते हैं, लेकिन उन सभी ग्रुपों में एक जो तत्व है वो कहीं ना कहीं प्रधान होता है, और यह जो बुद्धि के सामान्य तत्वों का खंडन करता है। यानी इन्होंने भी क्या किया, सामान्य तत्व यानी जनरल फैक्टर जैसी चीज नहीं होती है उसका खंडन किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये इनमें तो है मेनली जो है आपको इनके नाम और एक एक चीज़ों को मेनली कि उन्होंने क्या बात की थी इसके बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सिद्धांत, वो है गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड इनका नाम आपने सुना होगा। इनके सिद्धांत को क्या है, पदानुक्रमित सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या 3 आयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार इनके सिद्धांत का नाम ऐसा आएगा, 3 आयामी सिद्धांत या 3 डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है। तो जेपी गिलफोर्ड और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षण किए और कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाले प्रतिमान विकसित किए। ठीक है। तो मानव बुद्धि के कई प्रकार के तत्वों को इन्होंने प्रकाश में लाया, उसमें इन्होंने और अपने सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है इनका सिद्धांत। तो इन्होंने जो है इसमें जो है वो 5 प्रकार के जो है वो प्रत्यय दिए, 5 कॉन्सेप्ट दिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे देख लेते हैं। पहला जो है वो है संज्ञान। ठीक है, यानी कॉग्निशन। तो इसका क्या अर्थ होता है कि खोज करना, दोबारा खोज करना या पहचान करना। मतलब किसी भी चीज़ को दिमाग में जो है उसको धर लेना, या जैसे उसकी खोज करना या उसको पहचान कर लेना। जैसा आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी चीज़ जो है वो चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं आई, या ये चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं लाई गई। तो संज्ञान का मतलब होता है कि मेरे विचार में उस चीज़ को लाना, मैं उसको पहचान पा रहा हूँ कि नहीं पहचान पा रहा हूँ। अगर मैंने उसको एक बार देख लिया तो दोबारा मैं उसको देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये हमारी क्या हो गई, संज्ञान या कॉग्निशन पावर कहलाती है। दूसरा हमारी होती है स्मृति या मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है, जो कुछ अब संज्ञान में हमारे आ गया है, कॉग्निशन में आया है, उसको धारण करना, यानी कि उसको बिठा लेना दिमाग के अंदर।
तो वो हमारी स्मृति या मेमोरी कहलाती है। तीसरा हमारे पास होता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंदर व्यक्ति जो कुछ जानता है वह उसकी क्या होती है, स्मृति के अंदर रहता है, यानी मेमोरी के अंदर रहता है, तथा जो कुछ वह मौलिक चिंतन में निर्मित करता है उसके परिणामों की अच्छाई, सत्यता और उपयुक्तता के विषय में निर्णय लेता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मूल्यांकन के अंदर क्या होगा कि स्मृति के अंदर उसके व्यक्ति के बहुत सारी चीज़ें आएगी, और वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में वो क्या करेगा, मौलिक चिंतन या थिंकिंग करेगा, और उसके बाद उनके बारे में उचित निर्णय लेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सी उसे रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। ये सारी चीज़ों का वो क्या करेगा, निर्णय करेगा। तो यही क्या हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है वो दो प्रकार के जो है चिंतन व्यक्ति के अंदर होते हैं। पहला होता है अभिसारी चिंतन। ठीक है ना। तो अभिसारी जो चिंतन होता है, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंचता है जो परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार स्वीकार्य वह सही है। ठीक है ना। तो अभिसारी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, आप लोग अगर कोई इंग्लिश वाला है तो वो भी समझ सकता है। तो अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पर जो है व्यक्ति को ज़्यादा इधर उधर से कोई मतलब नहीं होता है, उसे पता है भाई जो परंपरा या जो प्रचलित उसका उत्तर है वो वही देगा। तो इस प्रकार के जो छात्र होते हैं दोस्तों, वो अक्सर क्या होते हैं, स्कूलों में टॉप करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो अभिसारी थिंकिंग होती है। वो जो टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं उनको याद कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, और उनको हूबहू जो है एग्ज़ाम के अंदर करके आ जाते हैं और अच्छे मार्क्स को गेन करते हैं। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो अभिसारी चिंतन होता है। और दूसरे प्रकार के जो हमारे बच्चे होते हैं वो होते हैं हमारे अपसारी चिंतन वाले बच्चे। ठीक है। अपसारी चिंतन, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो विभिन्न दिशाओं, विभिन्न मार्गों से विभिन्नता के साथ समस्या का हल निकालते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जो थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं, जिनको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकर कहते हैं, ये बच्चे जो हैं हालांकि स्कूलों के अंदर उतने अच्छे नंबर या उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं, क्योंकि इनका जो तरीका होता है ये हमेशा परंपरा से हटकर जो है वो चीज़ें सोचते हैं। लेकिन ये है, ये भविष्य के अंदर जो है जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं, और क्योंकि इनकी जो है बुद्धि इस प्रकार से होती है कि ये कई प्रकार का इनोवेशन कर पाते हैं। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं वो हालांकि एकेडमिक लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, लेकिन बाद के टाइम में वो उतना ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की थिंकिंग आपको याद रखनी है, अपसारी व अभिसारी चिंतन। ठीक है। इनके बारे में जो है वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसी भी टीचिंग एग्जाम के अंदर इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिद्धांत है दोस्तों, वो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गार्डनर के जो सिद्धांत है के अनुसार 3 कारकों पर इसमें बल दिया जाता है जो निम्न है। तो कौन कौन से थे 3 कारक जो हैं वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे। सबसे पहले तो आपको इसमें मैंने सन नहीं लिखा, सन याद रखना है, सन 1983। तो 1983 के अंदर जो है उन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है। अब इसमें इन्होंने 3 प्रकार के जो कारक हैं उन पर जोर दिया। पहला, बुद्धि स्वयं का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है, तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, और प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। तो ये पहला कारक। दूसरा, बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, कहने का मतलब है। और प्रत्येक व्यक्ति में विश्लेषण की योग्यता विलक्षण योग्यता होती है, जो कि हम मानते हैं कि प्रत्येक जो बच्चा होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, विलक्षण योग्यताएं होती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इन्होंने जो बुद्धि है उसके सिद्धांत को 8 क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने क्षेत्रों के अंदर उन्होंने विभाजित किया। आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो 7 क्षेत्रों में इसको बांटा था जब 1983 के अंदर। तो 7 क्षेत्रों में जब उन्होंने बांटा, लेकिन बाद में इन्होंने इसको आने वाले टाइम में संशोधित किया, और फिर 8 इसके और अलग अलग टाइप किए। तो वो कौन कौन से थे हम अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो गार्डनर हैं उन्होंने अपनी पुस्तक, इनके पुस्तक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस।
ये इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने यहाँ पर इसमें काफ़ी डिटेल से जो है अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी को समझाया और बुद्धि के 8 भाग जो हैं वो बताए। कौन कौन से थे? पहला है भाषागत बुद्धि, दूसरी है तार्किक या गणितीय बुद्धि, दूसरी है देशिक, तीसरी है संगीतात्मक या संगीतात्मक होगा ये, चौथी होगी शारीरिक गतिक संवेदी, और छठी होगी अंतः व्यक्तिक बुद्धि, सातवीं है अंतः व्यक्ति, और आठवीं है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें अलग अलग जो बुद्धि है हमारे पास उनमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। पहला है शारीरिक गति संवेदी या बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो संपूर्ण जो शरीर है अथवा किसी अंग को लचीला बनाता प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गतिविधि योग्यता के अंतर्गत आता है। यानी सिंपल सी भाषा में समझ लिए कि जो भी खिलाड़ी जो हैं वो अपने शरीर से को ज़्यादा लचीला या फ्लेक्सिबल बना पाते हैं और शारीरिक रूप से जो है उनका दिमाग जो है वो तेज होता है, तो वो उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। और वो जनरली क्या बनते हैं? वो खिलाड़ी बनते हैं या जिम्नास्टिक वाले बन जाते हैं, वो शल्य चिकित्सक बनते हैं, धावक यानी कि रेसर बनते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार की इनके अंदर जो है वो एक तरह से प्रोफेशन को वो चुनते हैं क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास अंतर व्यक्ति बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस तो आप नाम से ही समझ रहे हैं कि बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को अच्छी तरीके से समझते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के सुख में व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। सुख दुख होगा यहाँ पे, और व्यवहार में संवेदनशील होते हैं, यानी कि वो दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना समझ जाते हैं। और इस कारण से जो है वो क्या बनते हैं? मनोवैज्ञानिक बनते हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, या सामाजिक कोई कार्यकर्ता बन जाता है, या कोई धार्मिक नेता बन जाता है, या नॉर्मली कोई नेता बन जाता है, परामर्श देने वाला यानी कि सजेशन देने वाले जो काउंसलर होते हैं वो बन जाते हैं। क्योंकि उनकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होती है तो वो दूसरे को अपनी बात अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। तो उनकी ये बुद्धि कहलाती है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है। दूसरी है हमारे पास, सेकंड है वो अंतः व्यक्ति बुद्धि या इंटरपर्सनल। तो ये दोनों ही जो है चीज़ें अपने आप में विपरीत हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसी जो व्यक्ति होंगे वो गहरी सोच रखते हैं और अपनी निजी भावना, अभिप्रेरणा, इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होते हैं? अंदर से सोचते हैं, भीतर को, इंट्रोवर्ट पर्सन जिनको कहते हैं। तो इस प्रकार के लोग क्या बनते हैं? फिर दार्शनिक बन जाते हैं, साइकाट्रिक बन जाते हैं, फिर डिजाइनर बनते हैं, प्लानर बनते हैं। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं कि ये अंदर से जो है वो जो चीज़ें इनके निकलती हैं अंदर से ये सोचते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भाषागत या लिंग्विस्टिक। ऐसे व्यक्तियों को भाषा तथा शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इन्हें भाषाओं को सीखने तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना अच्छी तरीके से आता है और यह शब्दों के को बहुत गहराई तक समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो क्या बनेंगे? कवि बन जाएंगे, लेखक बन जाएंगे, या पत्रकार बन जाएंगे। जिन चीज़ों में भी जो है वो भाषा की जो है वो आपकी योग्यता की ज़रूरत होती है वो इस प्रकार से बन जाते हैं। फिर हमारे पास है लॉजिकल माइंड, लॉजिकल या मैथमेटिकल माइंड। तो इनमें जो है वो तर्क करने की या लॉजिकल रीजनिंग की क्षमता बहुत अच्छी होगी और वैज्ञानिक चिंतन आदि के गुण होते हैं। तो जो वैज्ञानिक होते हैं, नोबेल पुरस्कार जो जीतते हैं, उनमें इस प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। जितने भी हमारे मैथमेटिशियन हो गए, फाइनेंसियर हो गए, या जो हमारे बैंकर्स होते हैं, वो जो सीए बनते हैं कंपनी में, वो लोग, ये इन सब के अंदर जो है इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देशिक या विजुअल। ऐसे जो व्यक्ति वस्तु स्थानिक आयामों को याद करने की क्षमता वाले होते हैं और यह व्यक्ति सरलता से देश सूचना को अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं। कहने का मतलब देशिक, विजुअल का मतलब जो माइंड के अंदर विजुलाइज कर लेते हैं, 3D जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपने दिमाग के अंदर विजुलाइज करते हैं और उसके बाद उसको अपने दिमाग के हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो जैसे कि इस प्रकार के लोग क्या बन जाएंगे? फिर विमान चालक बन जाएंगे क्योंकि उन्हें आइडिया आ जाता है, चित्रकार बन जाएंगे, मूर्तिकार बन जाएंगे, नाविक बन जाएंगे, आर्किटेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि जो 3D या त्रिमिमीय नक्शा होता है वो अपने दिमाग के अंदर उस चीज़ को भर लेते हैं। तो उनके अंदर उस प्रकार की बुद्धि होती है। नेक्स्ट हमारे पास संगीतात्मक बुद्धि या म्यूजिकल माइंड। तो म्यूजिकल माइंड जो है जिन व्यक्तियों के अंदर होता है वो सुर ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, ये बात आप सब जानते हैं, और संगीत सुनने का उपयोग करने की इनके अंदर क्षमता होती है। तो ये बन जाते हैं आपके म्यूजिशियन, गायककार, म्यूजिक कंपोजर वगैरह बन जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास है प्रकृतिवादी बुद्धि या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस।
इस बुद्धि वाले व्यक्ति की प्रकृति के प्रति जो है वो अत्यधिक संवेदनशीलता और इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे जानवरों की देखरेख करने में अधिक रुचि होती है। तो ये क्या बनते हैं फिर? वेटनरी डॉक्टर बनते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक वातावरण विशेषज्ञ बन जाते हैं। या आपने देखा होगा कई लोग जो है वो इस प्रकार के वनस्पति या जंगलों का जो है निर्माण करते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड के जगत सिंह जंगली, तो उन्होंने जो है खुद का एक जंगल उगा दिया था। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये प्रकृति वादी बुद्धि वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास 8 प्रकार की बुद्धि जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है अपने सिद्धांत के अंदर। तो आप लोग याद रखना इन सारी चीज़ों को। फिर है हमारे पास नेक्स्ट है सिद्धांत जो है वो है फ्लूइड का क्रिस्टल सिद्धांत। तो इसके आपको केवल नाम याद रखना है कि किसने इसका प्रतिपादन किया था। उनका नाम है आरबी कैटिल। तो जो आरबी कैटिल हैं उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी इसमें आपको नाम याद रखना है प्रतिपादक। तो वो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इनका तो नाम से ही याद रखना है, लेकिन कई बार ये आता है कि त्रिपाक्षीय जो है वो सिद्धांत किसने दिया था, तो स्टर्नबर्ग ने दिया था, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं मानसिक आयु या बुद्धि परीक्षण। तो ये क्या होता है? जो व्यक्ति होता है वो केवल शारीरिक गुणों से ही एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं, बल्कि मानसिक और बौद्धिक गुणों से भी एक दूसरे से वे भिन्न होते हैं। और ये भिन्नताएं उनमें जन्मजात होती हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से ही प्रखर बुद्धि के, तो कुछ क्या होते हैं मंद बुद्धि वाले, और बाकी के सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनका नाम था एल्फ्रेड बिने, और उनके जो साथी हैं साइमन, उन्होंने मिलकर क्या किया? बुद्धि के मापन के आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क या अंकित क्षमता को माना। यानी कि इन सब के आधार पर उन्होंने बुद्धि को मापने का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद आए विलियम स्टर्न, जिन्होंने बुद्धि के मापन के लिए जो है वो बुद्धि लब्धि या आईक्यू का एक तरह से विचार दिया। ठीक है, उसके बाद जो है याद रखना है, जो विलियम स्टर्न थे उन्होंने केवल इसका प्रत्यय दिया कि इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन जो इसका जो फॉर्मूला है वो इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो वो अभी आगे आएगा कि किसने दिया। नेक्स्ट मानसिक आयु। सबसे पहले हम देखते हैं मानसिक आयु क्या होती है। मेंटल एज, किसी व्यक्ति का बौद्धिक मापन अपने समान आयु वर्ग वाले बच्चे की तुलना में कितना हुआ है, इसी के मापन की विधि को हम क्या कहेंगे? मानसिक आयु कहेंगे। यानी कि 10 साल के बच्चे की जो बुद्धि का विकास क्या उसके समान बच्चों के बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसकी मानसिक आय उतनी ही है, अगर नहीं हुआ है तो उसकी मानसिक आय 10 साल से कम है। समझ गए? तो इसी के आधार पर जो है वो फॉर्मूला दिया गया है इसका बुद्धि लब्धि का। ठीक है, तो हम देखते हैं बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो दोस्तों जो बुद्धि लब्धि है वो क्या होती है? विभिन्न मानसिक योग्यताएं परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की जो मानसिक आय है उसका पता लगा लेते हैं। जैसे कि अगर 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता का परीक्षण दे देता है, तो उसकी जो वास्तविक आयु 8 वर्ष, तो मानसिक आय क्या मानी जाएगी? 10 वर्ष। तो इसलिए बुद्धि जो लब्धि है यानी कि आईक्यू, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट। तो आईक्यू जो है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, तो इस फॉर्मूले से आपने निकालना है जब भी क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 10 दे रखा है और उसकी वास्तविक आय 8 है, तो क्या हो जाएगा? इसको रखो फॉर्मूले के ऊपर 10/8 इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। ठीक है ना, ऐसे करना है 10/8 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है लगभग 125 इसकी एज आ जाएगी, और इसके आधार पर हम निकालेंगे कि इसका कितना, इसका ये किस रेंज के अंदर आता है। तो उसके लिए जो है इन्होंने एक टेबल दी थी। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था। तो जो ये आईक्यू है इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है टर्मन ने। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो जो टर्मन है उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था। अब हम देखते हैं कि उन्होंने उसके लिए क्या सूची बनाई थी। तो वैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति का किया जाता है। इसका आरंभ बिने ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। इंडिविजुअल जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उसका आरंभ बिने ने किया था। अब बुद्धि लब्धि का पता लगाने के लिए जो टर्मन है जिन्होंने कि आईक्यू का फॉर्मूला दिया, उन्होंने एक लिस्ट दी। तो इस लिस्ट को देख लेते हैं हम। उस लिस्ट के अनुसार जो है वो इस प्रकार से कुछ है। सबसे पहले ये है बुद्धि लब्धि और ये है उसके प्रकार। अगर 140 आईक्यू है या उससे ज़्यादा है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली या जीनियस कहलाता है।
120 से लेकर 140 तक उसका आई है तो वो क्या कहलाएगा, वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ। फिर हमारे पास है 110 से लेकर 120 जो कहलाएगा श्रेष्ठ बुद्धि या सुपीरियर। फिर है 90 to 110 जो कि कहलाएगा सामान्य बुद्धि या एवरेज। उसके बाद है हमारे पास 80 to 90 वो कहलाएंगे हमारे मंद बुद्धि। तो जो जनरल जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी रेंज में होते हैं, सामान्य बुद्धि 90 से 110 के बीच में। ओके, फिर है उससे नीचे अगर कोई है वो मंद बुद्धि कहलाएगा। 70 से 80 के बीच में है क्षीण बुद्धि या फीबल माइंड कहलाता है। और उसके बाद अगर 70 से नीचे कोई है तो वो डेफिनेटली फीबल माइंड या निश्चित क्षीण बुद्धि। और उससे जो नीचे जो है वो 50 से 70 के बीच में है तो वो कहलाएगा मोरॉन्स या अल्प बुद्धि। और फ्रेंड्स इससे भी अगर कोई नीचे होता है तो उसको क्या कहते हैं, इडियट कहते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इस प्रकार से जो है इस फॉर्मूले की में जब हमने अभी निकाला कि जो है इस बच्चे का जो है वो मानसिक आय 125 आया है, तो हमने यहाँ पर चेक करना है कि 120 से 40 के बीच, इसका मतलब वो बच्चा क्या हो गया, अति श्रेष्ठ या वेरी सुपीरियर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम इसका निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बुद्धि या और बुद्धि लब्धि का। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको लेक्चर के लिए नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।